एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बेयर्स एंगल स्ट्रेन थ्योरी। ये बेयर्स ने ये जो अपनी थ्योरी दी थी ये ऑर्डर ऑफ रिंग स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए दिया था। तो ये थ्योरी क्यों दी गई थी? ऑर्डर ऑफ रिंग स्टेबिलिटी। इस थ्योरी को दिया किसने था? ये थ्योरी इट इज़ गिवन बाय डॉक्टर बेयर्स। डॉक्टर बेयर्स, और इनको इसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। इनको 1905 में। एम क्या था इस थ्योरी का? तो डिटरमाइन द स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, ऑर्डर टू स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। सपोज हमारे पास एक ट्राइगोनल रिंग है, साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोपेंटेन है और साइक्लोहेक्सेन है। सपोज हमारे पास ये 4 तरह की रिंग है, ठीक है। अब ये 3 मेंबर रिंग है, ये 4 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है और ये 6 मेंबर रिंग है। और इन सभी कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन था वो क्या था? sp3। जितने भी कार्बन इसमें अटैच थे सबका हाइब्रिडाइजेशन कितना था? sp3। तो जब इनका देखा गया तो इनमें डिज़ायर्ड एंगल और जो इसका एक्चुअल एंगल जो था वो कितना था? 60। इसका एक्चुअल एंगल कितना था? 90। इसका जो एक्चुअल एंगल था वो कितना था? 108 डिग्री। और इसका जो एक्चुअल एंगल था वो 120 डिग्री था, ठीक है। तो अगर हम एक्चुअल एंगल लिखें तो इसका कितना है? 60 है, इसका 90 है, इसका 108 डिग्री है और इसका 120 डिग्री है। लेकिन जब इनका डिज़ायर्ड एंगल देखा गया, तो वो कितना आया आपका? वो आपका आया इसका 109, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सबका क्या है? sp3 है। 109 और 109। बेयर्स के अकॉर्डिंग जब इनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इनका डिज़ायर्ड एंगल इतना आना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल एंगल इतना आ रहा था। तो इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा था, इन एंगल्स के बीच में जो गैप निकल के आया वो इस तरह से था। 60, इसको 109 माइनस 60 करेंगे तो इसका जो गैप आया वो कितना आया? 49 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो गैप निकला वो कितना आया? 90 डिग्री आया। मतलब देखा जाए तो ये 49 हो, ये 90 है, तो यहाँ पे एंगल स्ट्रेन क्या हुआ? कम हुआ। इन दोनों के बीच 1 डिग्री का गैप आया और इन दोनों के बीच 11 डिग्री का गैप आया, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एंगल स्ट्रेन कम हुआ, यहाँ एंगल स्ट्रेन और कम हुआ, लेकिन यहाँ पे एंगल स्ट्रेन देखो डिज़ायर्ड से भी ज़्यादा है। ये डिज़ायर्ड एंगल है और ये एक्चुअल है, तो डिज़ायर्ड से भी एंगल क्या था? इसमें ज़्यादा था, ठीक है। तो अगर एंगल स्ट्रेन को बेस मानकर इसका ऑर्डर बताएं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला, उसके बाद ये, ठीक है, फिर उसके बाद ये और उसके बाद ये होगा। क्लियर? तो अगर हम डिज़ायर स्ट्रेन को बेस मान लें, एंगल स्ट्रेन को बेस मानकर इसका ऑर्डर अगर लिखें तो क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 5 मेंबर रिंग, उसके बाद 6 मेंबर रिंग, उसके बाद आपका 4 मेंबर रिंग और सबसे कम स्टेबल आपका होना चाहिए था 3 मेंबर रिंग। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब इसको ऐसा पाया गया कि आपका ये जो 6 मेंबर रिंग होता है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद 5 मेंबर रिंग, उसके बाद 4 मेंबर रिंग और सबसे लीस्ट स्टेबल जो है वो 3 मेंबर रिंग है, ठीक है। ये सही ऑर्डर निकल के आया। 6 मेंबर, 5 मेंबर, 4 मेंबर और 3 मेंबर। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ आपका? 6 मेंबर रिंग। और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा हुआ आपका? 3 मेंबर रिंग। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो बेयर्स थे, बेयर्स एज्यूम डैट ऑल रिंग्स आर प्लेनर। तो यहाँ पे जो एक्चुअल एंगल आया वो कितना आया आपका? ये 60 था, ये 90 था, ये 108 था और ये 120 डिग्री होगा। पर रियलिटी ऐसी नहीं थी, ठीक है। ये जो
ये जो आपका साइक्लोहेक्सेन है वो 3D फॉर्म में है, ठीक है। वो किससे, एक्चुअल में रियलिटी ऐसी नहीं थी। उसका रीज़न ये था कि ये जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो चेन से रिजेंबल करता है, जो कि किसके, ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये किससे रिजेंबल कर रही है, चेन से, ठीक है। और ये जो आपको 5 मेंबर रिंग है ये किससे रिजेंबल कर रहा है, ये एनवलप से, इसका जो रियल शेप है वो एनवलप से रिजेंबल करता है। तो हर एक की एक्चुअल शेप अलग अलग है, ठीक है। तो जब एक्चुअल शेप अलग है तो एक्चुअल एंगल भी यहाँ पर जो दिखाए जा रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा, कुछ कम होगा और कुछ ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से जो एक्चुअल चेंज में जो एंगल स्ट्रेन आता है वो क्या होता है, आपका डिफरेंट हो जाता है। अब बात करते हैं 3 मेंबर रिंग की। ये जो 3 मेंबर रिंग है ये अनस्टेबल क्यों है, देखो 3 मेंबर रिंग अनस्टेबल क्यों है, देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ठीक है। तो अगर इसमें जब ओवरलैपिंग होती है इनके ऑर्बिटल्स के बीच में, तो वो कुछ इस तरह से होती है। ये इसका ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, इसका ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल से, और इसका ऑर्बिटल इसके ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है। और हर एक जगह पे आपका कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन प्रॉपर इस तरह से ओवरलैपिंग नहीं होती। अगर इस तरह से ओवरलैपिंग होगी तो क्या होगा, इनका जो एंगल है वो 60 से भी कम हो जाएगा, और जब 60 डिग्री से भी कम हो जाएगा तो इसमें रिपल्सन बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो ये जो ओवरलैपिंग दिखाई दे रही है, दिस इज़ नॉट अ रियल ओवरलैपिंग। रियल ओवरलैपिंग कैसे होती है, देखो ये जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल होते हैं ये इस लाइन के पैरेलल ना होकर के थोड़ा सा बाहर की तरफ होते हैं। जैसे आपका ये साइक्लोप्रोपेन है तो इसका ऑर्बिटल थोड़ा बाहर निकलता है और इसका ऑर्बिटल, ये आपस में ओवरलैप करते हैं। ऐसे इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल ओवरलैप बाहर से करते हैं। मतलब ये जो लोब्स होती हैं, ये जो लोब्स हैं ये बाहर की तरफ होती हैं, ठीक है। और उनके बीच ओवरलैपिंग होती है। इनके बीच जो एंगल है, जैसे ये वाला एंगल अगर हम फाई लिखें तो ये एंगल भी कुछ होगा, ये एक्स हो जाएगा, और ये एंगल भी कुछ क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो 5 टोटल एंगल हो गया, इसका भी कुछ एंगल होगा, इसका भी कुछ एंगल होगा। मान लो इसका एंगल एक्स है, इसका एंगल एक्स है, तो टोटल एंगल आपका ये आएगा। तो फाई इज़ नॉट अ एक्चुअल, ये फाई आपका 60 के एक्चुअल नहीं है। एंड दिस विल, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो फाई है, ये फाई इज़ एक्चुअली 60 डिग्री, ये जो फाई है ये एक्चुअली कितना है, 60 डिग्री है। दिस विल फॉर्म बी रिलेटिवली स्टेबल, बट दिस पर्टिकुलर, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है, इस तरह की जो ओवरलैपिंग हो रही है, दिस पर्टिकुलर ओवरलैपिंग इज़ वेरी पुअर। और जब ये पुअर होंगे तो इनके बीच जो बॉन्ड होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा पुअर नेचर का होगा। क्लियर। इसीलिए जो आपकी साइक्लोप्रोपेन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। एंगल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, एंगल स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2। देखो एक्चुअल एंगल, जो डिज़ायर्ड एंगल होना चाहिए वो कितना है, 109 डिग्री 28 सेकेंड। और एक्चुअल एंगल, डिज़ायर्ड एंगल में से एक्चुअल एंगल को क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये जो साइक्लोप्रोपेन होता है बेटा, इनके बीच जो एंगल बनता है वो 60 डिग्री का है, ठीक है। और मान लो ये हमारा क्या है, डिज़ायर्ड एंगल है, जो कितना है, जो कि कितना है आपका 109 डिग्री 28 सेकेंड। तो इसमें से 60 माइनस करोगे, जब 60 माइनस करोगे तो इनके और इनके बीच का जो एंगल निकल के आएगा, जो डेविएशन आएगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक फैल गया ना, तो ये जो डेविएशन आएगा वो कितना आएगा, 24 डिग्री 44 सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये जो डिफरेंस आ रहा है इस
इससे और इसके बीच ये कितना आ रहा है 24 डिग्री 44 सेकेंड। ये रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट द एंगल स्ट्रेन और द डेविएशन थ्रू विच ईच बॉन्ड बेंड्स फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल डायरेक्शन। ठीक है बेटा, मतलब अब जैसा हमने कंपाउंड लिया, हमने क्या लिया, हमने साइक्लोप्रोपेन लिया, या हमने साइक्लोब्यूटेन ले लिया, या हमने साइक्लोपेंटेन ले लिया, ठीक, और यहाँ पे हमने साइक्लोहेक्सेन ले लिया। ठीक है, इनका जो बॉन्ड एंगल था वो कितना बनना चाहिए था 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 108 डिग्री और यहाँ पे 120 डिग्री। जो डिज़ायर्ड एंगल है उससे जब हम एंगल स्ट्रेन निकालते हैं, मतलब ये तो आपका बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल, और जब हमने एंगल स्ट्रेन निकाला, एंगल स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था, ये डिज़ायर्ड माइनस एक्चुअल, तो ये एक्चुअल था और डिज़ायर्ड में से माइनस किया तो इसका जो निकल के आया वो 24 डिग्री 44 सेकेंड आया, ये आया। ऐसे ही जब हम साइक्लोब्यूटेन का निकालते हैं तो ये आता है हमारा 9 डिग्री 44 सेकेंड। इसका जब हम निकालते हैं तो ये 0 डिग्री 44 सेकेंड आता है और इसका माइनस में चला जाता है, -51 डिग्री 6 सेकेंड। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं सो वी कैन कंक्लूड दैट जो साइक्लोप्रोपेन इज हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, जो आपका साइक्लोप्रोपेन होता है वो हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल होता है। साइक्लोप्रोपेन क्या है, हाईली स्ट्रेन्ड, क्योंकि इसका एंगल स्ट्रेन सबसे ज़्यादा आया है, एंड मोस्ट अनस्टेबल, देयरफॉर इट गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन। जब ये इसका एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, जब एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो इसमें ये अनस्टेबल होगा। जब ये अनस्टेबल होगा तो ये अपने रिंग को तोड़ना ज़्यादा पसंद करेगा। जब ये ब्रेक करेगा तो ये रिंग ओपनिंग टाइप का रिएक्शन देता है। हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर साइक्लोप्रोपेन गिव्स रिंग ओपनिंग रिएक्शन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन विद किसके साथ देता है, Br2, HBr और H2Ni। ठीक है, जैसे हमने एक साइक्लोप्रोपेन ले लिया, ठीक है, जब हम इसकी रिएक्शन करा दें HBr से तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा तो एक तरफ H और एक तरफ Br जोड़ेंगे तो ये बनेगा आपका CH3, इधर हमने H जोड़ दिया, इधर Br, फिर CH2 और CH2Br। क्लियर। अब आते हैं एंगल स्ट्रेन, हम किसका पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ते हैं साइक्लोब्यूटेन का। ठीक है, तो एंगल स्ट्रेन इन द केस ऑफ साइक्लोब्यूटेन, अगर हम साइक्लोब्यूटेन की बात करें तो ये लेस क्या था, इसका स्ट्रेन लेस था। कैसे देखिए, साइक्लोप्रोपेन का जो एंगल स्ट्रेन आया था वो 24 के अराउंड आया था, जबकि साइक्लोब्यूटेन का 9 डिग्री के अराउंड आ रहा है, तो इससे इसका एंगल स्ट्रेन लेस है। ठीक है, तो ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन कुछ ड्रास्टिक कंडीशन में ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन देता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल स्ट्रेन इन द केस ऑफ साइक्लोब्यूटेन इज लेस देन साइक्लोप्रोपेन। इसका एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन से कम होता है। तो इस केस में क्या होगा, देयरफॉर साइक्लोब्यूटेन अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शन ओनली ड्रास्टिक कंडीशन। रिंग ओपनिंग रिएक्शन देता है किस कंडीशन में, केवल ओनली इन ड्रास्टिक कंडीशन, सब में ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देता है। जैसे हमने साइक्लोब्यूटेन लिया, ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, और टेम्परेचर हमने 20 डिग्री सेल्सियस रखा है। ठीक है, तो ये ब्रेक हो जाएगा और दोनों ही साइड में हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, CH2, CH2 और CH3। ठीक है,
अब एंगल स्ट्रेंथ देखते हैं साइक्लोपेंटेन का, ठीक है, बिल्कुल कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है, ये बहुत ही स्टेबल था। तो the angle strain in minimum in the case of cyclopentane, therefore cyclopentane is most stable, that's why cyclopentane जो आपकी साइक्लोपेंटेन होते हैं does not give ring opening reaction, ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देते। अब बात करते हैं साइक्लोहेक्सेन की, ठीक है। तो द एंगल स्ट्रेन इन द केस ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज हायर देन दैट ऑफ साइक्लोपेंटेन। देखो इसका एंगल स्ट्रेन हायर आया था, किससे? साइक्लोपेंटेन से, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन का जो एंगल स्ट्रेन आया था वो कितना आया था? -5 डिग्री 16 सेकेंड, ठीक है। और साइक्लोपेंटेन का जो एंगल स्ट्रेन आया था वो 0 डिग्री 44 सेकेंड आया था। तो एंगल स्ट्रेन, अब इसके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं जो एंगल स्ट्रेन होता है वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी, cyclohexane and the higher cyclohexane should become increasingly unstable and hence more reactive. ऐसा होना चाहिए था, लेकिन but construct cyclohexane and higher member are found to be quite stable. बेयर्स ने बोला कि इस हिसाब से जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाएंगे, हायर मेंबर वाले कार्बन जो होते हैं उसमें एंगल स्ट्रेन बढ़ता जाएगा और वो अनस्टेबल होंगे और वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो, वो क्या होते हैं, वो अपने शेप को चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से साइक्लोहेक्सेन एंड हायर मेंबर आर फाउंड टू बी क्वाइट स्टेबल एंड दे डू नॉट गिव रिंग ओपनिंग रिएक्शन, और ये रिंग ओपनिंग रिएक्शन नहीं देते। तो ये था आपका बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।